कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 300 साल पहले, जब ग्रेट फ्लूइड नाम की एक भयानक तबाही ने धरती के आधे से ज्यादा हिस्से को हमेशा के लिए गहरे पानी में डुबो दिया। सिर्फ गिने चुने आइलैंड ही बच पाए थे। हालांकि इस तबाही का असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। अब भी खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म लगातार हॉराइजन को घेरे हुए है, जिसने बाहर की दुनिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इस भयंकर तबाही से जो लोग जिंदा बच गए, उन्होंने खंडरों में एक बेहद मजबूत किलेबंद शहर बना लिया, जिसे नाम दिया गया आर्गोस। इस शहर को इमॉर्टल फाउंडर्स कंट्रोल करते हैं, जिनके लीडर का नाम है लॉर्ड टेरस। लॉर्ड टेरस बहुत ही बेरहम है। वो हर साल एक जानलेवा स्पीड बोट रेस करवाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हर आइलैंड से सबसे बेहतरीन राइडर्स को चुना जाता है, जिन्हें लगातार स्टॉर्म राइडर कहते हैं। इस रेस का रूल बेहद सीधा है। जो भी राइडर इस रेस को जीतेगा, तो उसे और उसके पूरे आइलैंड के लोगों को आर्गोस शहर में हमेशा के लिए एक सेफ और कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी। लेकिन अगर कोई राइडर रेस हार जाता है, तो लॉर्ड टेरस के सैनिक उसके पूरे आइलैंड के सारे रिसोर्सेज लूट लेते हैं और वहां के बेकसूर लोगों को मरने के लिए समंदर में फेंक देते हैं। खैर, कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है फिग आइलैंड पर, जहां हम नेब नाम के बच्चे को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड एना से मिलने जा रहा था। रास्ते में नेब आर्गोस के उन सभी पोस्टर्स को देखता है जो अगली बोट रेस को प्रमोट कर रहे थे और स्पॉन्सरशिप का भी ऑफर दे रहे थे। इन पोस्टर्स को देखते हुए नेब अपनी फ्रेंड के पास पहुंचता है, जो उसे हैमरहेड नाम के एक मशहूर रेसर के पोस्टर्स का कलेक्शन दिखाती है और नेब को उसकी कहानी सुनाते हुए कहती है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार रेस के दौरान हैमरहेड पर सीधे बिजली गिरी थी, फिर भी वो जिंदा बच गया, जो कि नामुमकिन था। उस हादसे के बाद उसने बोट रेस जीती और अपने आइलैंड के सभी लोगों को आर्गोस शहर में बसा दिया। एना आगे बताती है कि एक दिन अचानक सब बदल गया। बिना किसी को बताए हैमरहेड अपनी बोट लेकर सीधे उस खतरनाक तूफान को चीरते हुए दूसरी दुनिया की तरफ निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसी वजह से आर्गोस के फाउंडर्स ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हैमरहेड की कहानी एना और उसके फादर लेजर को बहुत इंस्पायर करती है। इसी वजह से लेजर ने भी इस साल रेस में हिस्सा लिया है। वो अपनी बोट तैयार करता है और एना से मिलने के बाद रेस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद रेस शुरू हो जाती है, जहां आर्गोस का एक कमेंटेटर फाउंडर्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि राइडर्स ओशन पर तेजी से दौड़ रहे होते हैं। एक राइडर बिजली का इस्तेमाल करके बोट की स्पीड बढ़ाता है और सबसे आगे निकल जाता है, जबकि लेजर ऑफिशियल रूट छोड़कर बाकी सभी बोट्स का पीछा करने के बजाय होराइजन पर मौजूद तूफान की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका मकसद इस रेस को जीतना नहीं था, बल्कि वो तूफान को क्रॉस करके दूसरी साइड के दुनिया को देखना चाहता था। इसलिए वो रूट छोड़कर लगातार तूफान की तरफ बढ़ता रहता है और कमेंटेटर ये देखकर हैरान रह जाता है। वो फाउंडर्स को लेजर के बारे में बताता है और कहता है कि ये इस सीजन का 5वां इंसिडेंट है, जबकि रेडियो पर एना भी उसकी बात गौर से सुन रही थी। यही नेब और उसके फादर निकोला भी मौजूद थे, जो अच्छे से जानते थे कि उस स्टॉर्म में जाने के बाद आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। और यही लेजर के साथ भी होता है। वो बिजली से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बिजली उसकी बोट पर गिर जाती है और बोट ब्लास्ट हो जाती है। अपने पिता की डेथ की खबर सुनते ही एना रोना शुरू कर देती है और कसम खाती है कि वो उनकी मौत का बदला लेकर रहेगी। वहीं रूल्स तोड़ने के जुर्म में फाउंडर्स फिग आइलैंड को 10 साल के लिए बैन कर देते हैं, यानी इस आइलैंड का कोई भी राइडर अब रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। कुछ टाइम के बाद नेब स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देता है। उसका कहना था कि स्टॉर्म के पार दूसरे आइलैंड मौजूद हैं और होराइजन पर मौजूद स्टॉर्म फाउंडर्स ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है। पर टीचर उसे डांटते हुए कहती है कि वो फाउंडर्स की इंसल्ट नहीं कर सकता। उसी रात नेब एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और बिजली गिरने का इंतजार करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उस पर बिजली गिर जाएगी तो वो भी हैमरहेड की तरह पावरफुल बन जाएगा और उस पार क्या है सच्चाई का पता लगा पाएगा। अचानक उस पेड़ पर बिजली गिर जाती है और नेब नीचे जमीन पर आ गिरता है। अगली सुबह लॉर्ड टेरस की जनरल बेरोनेस अपने सोल्जर्स के साथ साउथ आइलैंड पर पहुंचती है, क्योंकि वहां का राइडर रेस हार चुका था। इसलिए सोल्जर्स पूरे आइलैंड को खाली करवाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। वहां पर वो एक बेहद कीमती और रहस्यमयी एलिमेंट की तलाश शुरू करते हैं, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। दूसरी तरफ फिग आइलैंड पर नेब के दादा डीडा नेब की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और मजबूरी में एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे कभी ना लेने की कसम उन्होंने सालों पहले खाई थी। वो अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ की डाल काटते हैं और उससे निकलने वाला नीला लिक्विड इकट्ठा करके नेब की आंखों पर लगा देते हैं, जिससे उसे हैमरहेड का एक विजन दिखाई देने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं।
इसके बाद हमें बैरोनेस को दिखाया जाता है जो फाउंडर्स को बताती है कि साउथ आइलैंड पर उन्हें वो रहस्यमयी एलिमेंट नहीं मिला। दरअसल ये लोग जिस एलिमेंट की तलाश कर रहे थे वो असल में वही नीला लिक्विड है जिसे नेब के दादा ने उसकी आंखों पर लगाया था। बैरोनेस फाउंडर से कहती है कि उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द वो एलिमेंट ढूंढना होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 दशक का ही स्टॉक बचा है। ये सुनकर फाउंडर्स जबरदस्ती सभी आइलैंड पर कब्जा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बैरोनेस उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर सभी आइलैंड वाले एक हो जाएं तो आर्गोस की आर्मी के लिए उन्हें संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर लॉर्ड ट्रेरस नाराज हो जाता है और बैरोनेस से कहता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसके बाद वो आइलैंड को जल्दी खाली कराने के लिए रेस की संख्या और बढ़ाने का ऑर्डर दे देता है। इधर फिग आइलैंड पर जैसे ही नेब सोकर उठता है उसे एक रहस्यमय सुरंग के अंदर हैमरहेड खड़ा हुआ दिखाई देता है। असल में ये उसका एक विजन था जिसे देखकर नेब बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन उसके दादाजी उसे संभालते हैं और शांत कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड ट्रेरस के सोल्जर्स को देखते हैं जो समुद्र में डाइविंग करते हुए एक डूबी हुई बोट का मलबा ढूंढ लेते हैं और टेरस को जाकर बताते हैं कि उन्हें बे ऑफ गाया में साइकस का मलबा मिला है। ये सुनते ही वो गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे हर हाल में ढूंढो, वो यहीं कहीं आसपास ही छुपा होगा। इसी बीच फिग आइलैंड पर नेब के फादर निकोला उसे वापस लेने आते हैं तो डीडा उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैंने समंदर के किनारे बैरोनेस का झंडा देखा है। इसका साफ मतलब है कि वो नेब को पकड़ने आ रही है। लेकिन नेब के फादर इस बात को अनसुना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन नेब और एना अपनी छोटी बोट लेकर उस मलबे को देखने निकल पड़ते हैं जिसकी चर्चा पूरे आइलैंड पर फैल चुकी थी। वहां पहुंचकर एना नेब को बताती है कि ये डूबी हुई बोट किसी और की नहीं बल्कि खुद हैमरहेड की है। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और दोनों समुद्र के पानी के अंदर झांककर उस मलबे को करीब से देखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी पानी के अंदर हलचल होती है और उन्हें मलबे के आसपास तैरते हुए लॉर्ड ट्रेरस के डाइवर्स दिखाई देते हैं। डर की वजह से दोनों अपनी बोट लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड इन्हें पकड़कर बैरोनेस के पास ले जाता है। वो इन दोनों से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर एना जवाब देते हुए कहती है कि वो खो गए हैं। क्या बैरोनेस उन्हें उनके घर छोड़ सकती है? ये सुनकर बैरोनेस नेब के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि वो एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही है जिसे बिजली ने छुआ था। इसके बाद वो इन दोनों को फिग आइलैंड पर छोड़ देती है और निकोला से कहती है कि नेब कोई आम लड़का नहीं है बल्कि वो एक स्टॉर्म राइडर है। दूसरी तरफ लॉर्ड ट्रेरस अपने साइंटिस्ट से मिलने जाता है जिसने एक खास चाबी तैयार की थी। ट्रेरस उस चाबी को अपनी कलाई पर बांधता है और उसकी मदद से दूर रखी एक मशीन को चालू कर देता है। इस मशीन का मकसद एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान पैदा करना था, लेकिन वो नकली चाबी मशीन का लोड नहीं संभाल पाती और मशीन तुरंत ही बंद हो जाती है। ये देखकर ट्रेरस गुस्से से पागल हो जाता है और साइंटिस्ट को सीधे टावर से नीचे फेंककर मार डालता है। इस दौरान फिग आइलैंड पर नेब के दादाजी अपने घर की दीवार में छुपा हुआ एक सीक्रेट बॉक्स खोलते हैं जिसे उन्होंने सालों पहले दुनिया से छुपा कर रखा था। उस बक्से के अंदर उसी खतरनाक मशीन की असली और ओरिजिनल चाबी रखी हुई थी। जैसे ही दादाजी उस चाबी को हाथ लगाते हैं उन्हें अपने बचपन के कुछ पुराने और डरावने विजन दिखाई देने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। नेब और एना बड़े हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और रिलेशनशिप में हैं। पर इतने सालों बाद भी नेब को हैमरहेड के अजीबोगरीब विजन आते रहते हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि उनका असल मतलब क्या है। इस सल्फिग आइलैंड पर लगा 10 साल पुराना बैन भी हट चुका था, इसलिए एना रेस में हिस्सा लेने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करती है। उसी रात नेब विजन में देखता है कि रेस के दौरान एना की जान चली गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर उसके दादाजी उसे संभाल लेते हैं। अगले दिन बैरोनेस फिग आइलैंड पर आती है। दरअसल वो नेब को स्पॉन्सर करना चाहती थी, लेकिन उसके दादा साफ मना कर देते हैं। पर नेब एना को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रेस में शामिल हो जाता है। उसके फादर निकोला उसकी बोट तैयार करने में उसकी मदद करते हैं। महीनों की तैयारी के बाद सभी चुने हुए राइडर्स को लैरी से मिलवाया जाता है जो उन्हें रेस के रूल्स बताता है। मीटिंग खत्म होने के बाद एना किसी तरह नेब को अपने साथ उस खतरनाक तूफान तक बोट राइड करने के लिए मना लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ठीक उसी वक्त आर्गोस शहर में लॉर्ड ट्रेरस अपने एक सबसे ताकतवर सैनिक को बॉम्ब हेड के रूप में चुनता है। बॉम्ब हेड असल में उन खूंखार राइडर्स को कहा जाता है जो रेस के दौरान फाउंडर्स के इशारे पर दूसरे बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं। ट्रेरस उसे साफ ऑर्डर देता है कि इस बार तबाही की शुरुआत फिग आइलैंड के राइडर्स से ही होनी चाहिए। आखिरकार दोपहर में रेस शुरू हो जाती है जो कुछ मिनटों तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर मौका पाकर बॉम्ब हेड अपने बोट को सीधा एना की बोट से टकरा देता है जो उस वक्त तूफान की तरफ बढ़ रही थी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एना सीधे गहरे समंदर में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए नेब भी पानी में कूद जाता है।
लेकिन ऐना उसे कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद नेब को समुद्र से निकालकर आर्गोस की जेल में डाल दिया जाता है, जहां उससे मिलने के लिए बैरोनेस आती है और उसे एक कहानी सुनाती है कि बहुत साल पहले जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी, तब टाइटंस नाम के लोगों के ग्रुप ने एक ऐसे आइलैंड की खोज की जहां के लोग एक जादुई खून की वजह से जिंदा बचे थे। टाइटंस ने जब उस खून पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो खून मौत को भी हरा सकता है और इंसान को हमेशा के लिए अमर बना सकता है। ये राज जानने के बाद उन टाइटंस के मन में लालच आ गया, जिन्होंने खुद को दुनिया का राजा यानी कि फाउंडर्स घोषित कर दिया और उस जादुई खून का नाम बदलकर एलिमेंट रख दिया। फिर उन्होंने अपनी अय्याशी और सिक्योरिटी के लिए आर्गोस नाम का एक बड़ा शहर बनाया और वहां इस एलिमेंट का बहुत बड़ा भंडार छुपा दिया। इसके बाद टाइटंस ने उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जो दुनिया को बचाने के लिए बनी थी। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी से चारों तरफ बिजली का भयानक तूफान खड़ा कर दिया ताकि कोई भी उनके शहर से बाहर ना जा सके और उनका राज हमेशा बना रहे। उन्होंने बाकी आइलैंड्स के लोगों को उनके घरों से भगाने और वहां एलिमेंट ढूंढने के लिए इस बोट रेस को सिर्फ एक बहाना बनाया था। लेकिन उन टाइटंस में से एक भला आदमी भी था जिसका नाम साइकिस था। वो अपने साथियों के इस जुल्म से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वहां से भागने से पहले उसने उस तूफान वाली मशीन की असली चाबी चुरा ली और छुपते छुपाते सीधे फिग आइलैंड पर जा पहुंचा, जहां उसने अपना नाम बदलकर डीडा रख दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। डीडा असल में नेब के दादा थे, जिनकी सच्चाई सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद बैरोनेस उसे घर भेज देती है। घर आने के बाद नेब अपने फादर से दादा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उससे कहते हैं कि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ, उस तूफान के ठीक बीच में एक जादुई डांसिंग बॉल है जो किसी भी इंसान को सीधे दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। ये बात सुनकर नेब के मन में उम्मीद जागती है और वो उस बॉल तक पहुंचने का फैसला करता है। तब उसके दादाजी उसे वही असली चाबी सौंप देते हैं जिसे उन्होंने सालों से छिपा कर रखा था। चाबी लेकर नेब एक बार फिर से आर्गोस शहर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लैरी से होती है, जो उसे खतरनाक रेस के लिए बिजली को काबू करना और उसे पकड़ना सिखाता है। साथ ही नेब माया नाम की एक नर्स के साथ एक प्राचीन मंदिर में जाता है, जहां माया एक पुजारी से नेब की चोटों का इलाज करने के लिए कहती है, लेकिन पुजारी इलाज करने से साफ मना कर देता है। वो माया से कहता है कि नेब को किसी इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो खास लड़का है जो इस भयानक तूफान को पार करेगा। मंदिर में रहते हुए नेब की नजर कुछ अजीब पौधों पर पड़ती है, जिनसे वही चमकीला नीला लिक्विड निकाला जा रहा था। नेब बिना कुछ बोले माया के साथ वहां से बाहर जाता है। अगले दिन बोट रेस का फाइनल राउंड शुरू होता है। नेब अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिरकार फाइनल रेस जीतकर अपने फिग आइलैंड के लोगों के लिए आर्गोस में रहने के लिए महफूज जगह जीत लेता है। लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। नेब को ऐना पर हुआ हमला याद था। वो अपनी बोट की रफ्तार बढ़ाता है और सीधे उस बॉम्ब हेड की बोट से टकरा देता है, जिसने ऐना की बोट को जानबूझकर टक्कर मारी थी। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों बोट्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। हर कोई यही समझता है कि इस भयानक ब्लास्ट में नेब मारा गया है, लेकिन नेब असल में जिंदा बच जाता है और लैरी चुपके से उसकी मदद करता है। अब बारी थी आखिरी मिशन की। नेब उसी प्राचीन मंदिर में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात बैरोनेस से होती है। वो उससे पूछता है कि हैमरहेड कौन है। इस पर बैरोनेस अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है और खुलासा करता है कि उसे भी विजन आते हैं। इसके बाद वो अपने विजन के जरिए नेब को गाइड करती है और उसे बताती है कि वही हैमरहेड है। शुरू से ही विजन्स नेब को फ्यूचर में दिखा रहे थे, इसलिए डीडा और बैरोनेस ने मिलकर ये कहानियां फैलाई ताकि वो अपनी डेस्टिनी को अपनाने के लिए तैयार हो सके। लैरी द्वारा तैयार की गई एक एडवांस बोट और जरूरी सामान के साथ नेब अब अपनी नई पहचान के साथ अकेले ही उस खौफनाक तूफान को पार करने के लिए निकल पड़ता है। लॉर्ड टेरेस के सोल्जर्स को जब भनक लगती है तो वो भी अपनी बोट्स को लेकर नेब का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान से भयंकर बिजली गिरती है। नेब लैरी की सिखाई तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस बिजली की ताकत से अपने दुश्मनों की बोट्स को तबाह करके उन्हें मजा चखाता है। अपनी हिम्मत के दम पर नेब आखिरकार तूफान के सेंटर को पार करने में कामयाब हो जाता है। इधर आर्गोस शहर में बैठा लॉर्ड टेरेस जब रडार पर नेब की लाइव लोकेशन देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि अब उसका राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तूफान के दूसरी तरफ पहुंचने पर नेब को एक बहुत बड़ा हरा भरा आइलैंड और एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है। इसी बिल्डिंग के अंदर वो मशीन लगी हुई थी जो पूरी दुनिया में बिजली का तूफान पैदा कर रही थी। नेब बिना वक्त गवाए अपने दादाजी की दी हुई असली चाबी को मशीन में लगाता है और उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। मशीन बंद होते ही आसमान साफ हो जाता है, तूफान थम जाता है और सालों बाद आखिरकार पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया को बचाने के बाद भी नेब अंदर से बहुत उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐना अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी जनरल बैरोनेस वहां पहुंचती है और उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। वो बताती है कि उसने ऐना की बॉडी में वही चमकीला जादुई लिक्विड डाल दिया था, जिसकी वजह से ऐना की जान बच गई और वो जिंदा होकर समंदर के किनारे उसका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही नेब दौड़कर किनारे की तरफ भागता है और ऐना को उसी लाल ड्रेस में देखता है
जिसमें वो उसे पहले ही अपने विजन में देख चुका था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।